तो आज हम एचडीएफसी बैंक को डिस्कस करेंगे। लगभग सब कुछ इसमें इस वीडियो में आपके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा, इसके फंडामेंटल्स भी और इसके अराउंड जो भी अभी पैनिक क्रिएट हो रखा है। 2 दिन से स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, करीब 11% का टोटल फॉल है 2 दिन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी कंपनी 2 दिन कंटिन्यू गिरती है और 11% का टोटल फॉल देती है तो सबका पैनिक करना जायज़ है। लेकिन ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। तो इसे डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए, ये आया है सिंगल डे में, पहले 8% का फॉल, उसके बाद आज 3.5% का फॉल, तो टोटल करीब 11% का फॉल। मैंने अपने चैनल पे ये दूसरा ऐसा स्टॉक है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके फॉल के बाद, जिसमें बड़ा फॉल आया है और उसके बाद मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक ही स्टॉक को डिस्कस किया अपने चैनल पे, ऐसा मेरी पहली वीडियो थी ऐसे फॉल वाले स्टॉक पे। तो इन्फोसिस जब 8% गिरा था, मेरा चैनल यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाली वीडियो जो है, ये 8% डाउन इन्फोसिस। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि 8% से इन्फोसिस यहाँ गिर गया है। बट जिस जिस पोजीशन पे अभी है, यहाँ भले ही इस तरीके का पैनिक क्रिएट हो रखा है कि यहाँ से स्टॉक वापस नीचे जाएगा और इस स्टॉक में कुछ नहीं बचा है, बट यहाँ से मैंने टारगेट मार्क करके आपको बताया भी था कि कुछ ही महीनों बाद देखना। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियर लिखा था कि कुछ ही महीनों बाद आप लोग रिग्रेट करेंगे कि इस पोजीशन पे इन्फोसिस अवेलेबल था और हमने फिर भी बाय नहीं किया। और अभी अगर आप इन्फोसिस पे जाओ तो ये इन्फोसिस का चार्ट है, और इन्फोसिस की अगर आप कंडीशन देखो उस दिन के बाद, 1 मिनट यहाँ पे, ये तो इन्फोसिस की अगर आप कंडीशन देखोगे उस दिन के बाद, ये वो फॉल था इन्फोसिस का। और यहाँ से स्टॉक ने करीब 25% का गेन दिया सिर्फ 179 डेज में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे सब लोग पैनिक कर रहे थे कि इतना बड़ा गैप डाउन इस स्टॉक ने दे दिया है, इसके बाद तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है और गिरेगा। बट यहाँ पे अच्छे प्लेयर्स ने एंट्री बनाई, जिन पे पैसा था उन्होंने यहाँ पे लगाना शुरू किया, और अब उनका पैसा करीब 25% से ग्रो कर गया सिर्फ 179 डेज में। तो इस तरीके के फॉल मार्केट में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर फॉल हैं, और कभी मार्केट में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई स्टॉक सिंगल डे में 8-10% गिरा है और इस तरीके से गिरा है। ये फॉल बहुत ही कॉमन है, इससे पहले भी इन्फोसिस में यहाँ पे भी फॉल आया था। और अगर आप एच बैंक को भी लेके देखो, एच तो एच में भी ऐसे फॉल आपको पहले भी दिखे होंगे। देखो, यहाँ एक बड़ा फॉल था, करीब 2-3 दिन में स्टॉक काफ़ी अच्छे से गिरा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले इससे भी बड़े बड़े फॉल आपको, देखो ये फॉल कहाँ से है। अगर आप इस फॉल की आप देखोगे डेप्थ, तो ये वाला फॉल है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 20% का फॉल है। 20% स्टॉक फॉल किया था, और कितने दिनों में, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये था आपका करीब 23 दिनों में, मतलब एक महीने के अंदर एक भी रेड कैंडल, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं, सारी रेड कैंडल्स के साथ 20% स्टॉक ने फॉल किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक जो है वापस से इस फॉल से धीरे धीरे रिकवर करके काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया इस जोन में, और धीरे धीरे रिकवर करके, ये देखो 25-30% के गेन इस स्टॉक ने अगले 1 साल के अंदर दे दिए थे। तो ऐसे टाइम पे जब स्टॉक इतना बड़ा गिरे, आपको ये देखना चाहिए कि भाई उसके गिरने के पीछे क्या रीजंस हैं। सबसे सिंपल चीज़ तो वही है ना कि क्यों वो स्टॉक गिरा। क्या सिर्फ मार्केट पैनिक कर रहा है बेवजह का? क्या कोई बड़े प्लेयर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहे हैं अपने लिए? क्या वो उसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं? क्या बेटर प्राइजेस पे आने का स्टॉक का वेट कर रहे थे, जैसे अब बेटर प्राइजेस पे अवेलेबल है तो यहाँ कोई बल्क में एंटर करना चाह रहा है? ये आपको समझना होगा कि हो चल क्या रहा है एक्चुअल में। क्या सच में जस्टिफाइड है कुछ रीजंस इसके गिरने के? तो इसके गिरने का जो रीजन था वो था इस कंपनी के रिजल्ट्स का आना, और रिजल्ट्स का अच्छा ना आना। ऐसा लोग कह रहे हैं पूरे मार्केट में कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है इसलिए एचडीएफसी बैंक गिर गया, और अब एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप रिजल्ट देखोगे, यहाँ अर्निंग है, ये यहाँ से जिस दिन स्टॉक गिरा तो अपने रिजल्ट्स की वजह से गिरा। अर्निंग आप देखोगे तो अर्निंग तो प्लस में है। तो ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, रिजल्ट्स बेकार है इसलिए स्टॉक गिर रहा है? देखो, बात बहुत सिंपल है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी कोई स्टॉक गिरता है या चढ़ता है, उसके गिरने या चढ़ने के लिए कोई रीज़न उसको चाहिए होता है। अब वो रीज़न मार्केट कोई छोटा रीज़न दे दे और तब वो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए, या कोई बड़ा रीज़न दे जाए जो सच में ऐसा रीज़न है कि जहाँ से स्टॉक का गिरना मतलब जस्टिफाइड है। तो दोनों ही केस में स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकता है। एक छोटे रीज़न के केस में इसलिए भी क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं, रीज़न को अच्छे से समझते नहीं हैं। क्योंकि वो जो रीज़न है, जो मार्केट जो इसकी अर्निंग रिलीज़ होने का जो रीज़न है कि इसकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है, इसने तो स्टॉक को अपने आप नहीं गिराया ना। स्टॉक तो इसलिए गिरा क्योंकि लोगों ने बेचना ज़्यादा शुरू कर दिया। ज़्यादा मात्रा में लोगों ने सस्ते में इसको बेचना शुरू कर दिया और लोग इसमें पैनिक कर गए। तो मेन जो स्टॉक को गिराने का रीज़न होता है वो होता है कि जो स्टॉक को जिन्होंने होल्ड कर रखा है, जब वो पैनिक सेलिंग करें तब वो स्टॉक गिरता है, ना कि अपने सिर्फ रिजल्ट की वजह से। और उसके रिजल्ट उन लोगों को पैनिक सेलिंग करने का एक रीज़न देते हैं। तो रिजल्ट्स क्या इतने बुरे हैं कि लोगों को पैनिक सेलिंग यहाँ करनी चाहिए थी। और अब इतना पैनिक सेलिंग करके स्टॉक जो है करीब 11% का फॉल दे चुका है।
तो क्या यहाँ पे इतने बुरे इसके रिजल्ट हैं कि यहाँ इस पोजीशन पे इस स्टॉक को होना चाहिए 1480 रुपये पे, जहाँ ये करीब कितने टाइम पहले था मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जहाँ ये करीब जनवरी 2021 में था। यानी कि 21, 22, 23, 3 साल टोटल इसको हो चुके हैं, और 3 साल बाद आप इसको ये वाली वैल्यूएशन दे रहे हो जो आपने अभी दे रखी है। और 3 साल पहले इसकी क्या कंडीशन थी, अब की क्या कंडीशन थी, बिना इसको ध्यान में रखते हुए, सिर्फ बिकॉज आप कुछ लोगों को लगा कि इसके रिजल्ट खराब है, इसलिए ऐसा पैनिक मार्केट में क्रिएट हुआ और ये स्टॉक यहाँ से गिर गया। अभी हम इसके रिजल्ट्स पे भी आएंगे, देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या सच में इतने खराब है। तो हम आ जाते हैं इसके रिजल्ट पे। ज़्यादा हम डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ज़्यादा ना आपको कोई इसमें मैनिपुलेट करने वाली बात है ना कुछ है, बहुत सिंपली देखेंगे कि सच में स्टॉक के रिजल्ट खराब है। अगर खराब है तो भाई हमें उस पर भी नज़र मारनी पड़ेगी, क्योंकि इन द एंड मेरा पैसा भी इसमें लगा है। आप अगर देखो इसमें यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 5 एंट्रीज मैंने इस स्टॉक में बना रखी हैं। तो 5 एंट्रीज में मेरा भी करीब 5-6% के आसपास इसमें है। ठीक है, अगर आपका 5-6% से बहुत ज़्यादा इसमें पैसा है तो वो फिर आपको देखना है, क्योंकि मैं कभी नहीं सजेस्ट करता कि आप 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में लगाओ। हमेशा बोलता हूँ चाहे स्टॉक सोना भी आपको मिल रहा हो ना 10 रुपये किलो, तो भी आप उसमें 5% ज़्यादा मत लगाओ। क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब इतना कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू, कोई भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती कि आप उसको 5% से ज़्यादा वेटेज दो, या फिर आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपको पता है कि भाई वो इतनी बढ़िया है। तो कभी भी अपना पूरा कैपिटल ऐसे किसी भी स्टॉक में, चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, कब उस स्टॉक को पीट दिया जाएगा बिना किसी रीज़न के वो आपको पता नहीं है, पूरा मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 5% से कम लगाना चाहिए। बट क्योंकि अगर 5% से कम लगा के आपने डाइवर्सिफिकेशन को अच्छे से फॉलो किया है और अभी आप लॉस में हो इसमें, और क्योंकि आपने ऊपर कहीं एंट्री ले ली थी, तो ये 11-12-15% से ज़्यादा का लॉस आपको टोटल अभी होगा नहीं, उसी लॉस पे आप बैठे होंगे। और इतना लॉस मार्केट में अगर नहीं झेल पा रहे हो तो भाई मार्केट आपके लिए बना भी नहीं है कि अगर आप 10-15% का लॉस अगर आपके किसी स्टॉक में आ जाता है तो आप पैनिक कर जाओ कि ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होता, चीज़ें अपना टाइम लेती है, वापस रिकवर करती है। तो आ जाते हैं हम वापस से इसके फंडामेंटल में देखते हैं कि रिजल्ट में क्या हुआ। रिजल्ट से पहले थोड़ा मैं आपको इस तरफ नजर मारना चाहूँगा, स्टॉक का पी देख लो 19.1 का, ये इसका मैक्सिमम जो स्टार्टिंग से एंड तक का इसका पी का चार्ट है। पी अभी ऑल टाइम लो पे आपको मिल रहा है 19 के पी पे, जो अभी है 19 के पी पे। इससे पहले ये कभी नहीं रहा, और जब भी रहा वहां से वापस रिफ्लेक्ट कर गया। इसके पीछे आपका ईपीएस की ग्रोथ आप देखो, ये ईपीएस की ग्रोथ है इसके पीछे, जो ये आपको बार्स दिख रहे हैं ये ईपीएस की ग्रोथ है। क्या ईपीएस की ग्रोथ आपको कभी लग रहा है कि इसमें कोई मतलब शक करने वाली बात है कि ईपीएस इसका बढ़ा नहीं है? यहाँ देखो 4 बार ईपीएस कंटिन्यू एक सेम लेवल पे रहा, उसके बाद फिर बढ़ा। तो यहाँ पे भी लोगों को लगा होगा कि बस अब जितना स्टॉक ने बढ़ना था, वो जितना इसने ग्रोथ देनी थी वो हो गई इसकी ईपीएस की। ईपीएस जिनको नहीं पता है वो अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे लोगों को लगा होगा ये जब 4 ऐसे बार आए कि अब ये ईपीएस जो है जितना बढ़ गया बढ़िया, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर बढ़ गया आगे। फिर आप देखो 2-2 साल ऐसा भी हुआ है लास्ट ईयर से, पिछले साल से इस साल ईपीएस थोड़ा कम हुआ है, ये अगर बार आप देखोगे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वापस से ईपीएस इसका बढ़ता रहा। तो कंटिन्यू इतनी अच्छे से इतना ब्यूटीफुल सा ग्राफ ये स्टॉक का है ग्रोथ का। और अभी जो इसका पी है, यानी कि जो जिस वैल्यूएशन पे आपको ये भी मिल रहा है वो बहुत ही चीप है, जितना ये पास्ट में कभी नहीं रहा। ठीक है, ये चीज़ आपने नोटिस कर ली। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स में इस बार नेगेटिव इतना देखने को मिला। अब नेगेटिव देखो इसमें क्या है, अगर आप रिवेन्यू पे नज़र डालो तो रिवेन्यू तो भाई 75 से 78 इस क्वार्टर में बढ़ा ही है ना। बहुत क्लियर कट पिक्चर आपके सामने है कि रिवेन्यू इसका बढ़ा है। अब अगर आप इस पे जाओ फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे, तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट पहले से कम हो गया, पहले -11,000 करोड़ का था, अब -15,000 करोड़ का है। ये यहाँ पे कंसर्न है सबके लिए कि भाई ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है पहले से कम क्यों हो गया। लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट पे जाते हो तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है 17,300 से 17,700। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाते हो तो वो भी बढ़ा हुआ है 20,900 से ले 21,200 पे। तो यानी कि नेट नेट तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, और बिफोर टैक्स भी कंपनी ने बहुत अच्छा किया। लेकिन क्योंकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट में यहाँ पे एक झटका कंपनी को मिला है, इसलिए जो है कंपनी हो गई खराब, और इसलिए 10% का फॉल इसको 10-11% का लोगों ने कर दिया जस्टिफाई। ऐसा नहीं होता, देखो समझो बात को। तो आपको ये देखना है क्या यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसी बार कम हुआ है। जाहिर सी बात है अभी तक का लोएस्ट फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये है, लेकिन क्या इसी बार पिछले क्वार्टर से कम हुआ है? ऐसा नहीं है। पिछली बार से पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ से प्लस में था, और -11,000 करोड़, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें था। और उसके बाद से अभी वो उसके कंपैरिजन में एक छोटा डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस भले ही छोटा है, पर एक डाउनवर्ड साइड तो है कि और भी ज़्यादा ये कंपनी जो है लॉस कर रही है ऑन फाइनेंसिंग प्रॉफिट। मतलब यानी कि जो इनका कोर जो बिजनेस है, जो इनका मतलब पैसा लोगों से लेके, क्योंकि बैंक का कोर बिजनेस क्या होता है पहले आपको वो भी समझना पड़ेगा। वो लोगों से पैसा लेते हैं एक सर्टेन रेट पे, और फिर लोगों को पैसा देते हैं एक सर्टेन रेट पे। तो जो लेने का रेट है वो कम होता है, और जो देने का रेट है वो ज़्यादा होता है। इसलिए
उसका जो डिफरेंस होता है जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, वो मार्जिन पे कंपनी खाती है, बैंकिंग कंपनी। अब क्या था ये जो तरीका मैंने आपको बताया बैंक्स के कमाने का, ये इनका हमेशा से चलता आ रहा एक तरीका है हर एक बैंक का, कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बैंक के लिए कमाई का साधन होता है, उसी से बैंक अपने खर्चे वगैरह निकालती है, सब कुछ निकालती है, क्योंकि सस्ते में बैंक पैसा लेती है लोगों से और महंगे में लोगों को देती है। अब क्या होता है ऐसे टाइम पे, कभी जब पैसा महंगा हो जाए, यानी कि जब रेट्स बढ़ जाते हैं, तो पैसा बैंक को लेने के लिए भी महंगा हो जाता है, बैंक के लिए भी रेट बढ़ जाते हैं। तो बैंक महंगे में पैसे लेगी तो उसको और महंगे में देगी, और बहुत ज़्यादा महंगे में अगर पैसा बैंक देती है तो उस बैंक से कोई लेता भी नहीं है, ठीक है, और सस्ते में बैंक को पैसा अवेलेबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे एज पे आके रुक जाता है ये वाला फैसला, कि जब कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उसको अपने कस्टमर मेंटेन करने, यानी कि रिवेन्यू उसको अपना मेंटेन करना है, ग्रोथ दिखानी है, या फिर अपने उस नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सेफ रखना है और वो मार्जिन में कमाते रहना है। तो अगर कंपनी यहाँ पे अपना मार्जिन सेफ रखती, यानी कि जैसे पहले ये 13, 15, 17% के मार्जिन कंपनी के थे, अगर उस मार्जिन को बराबर रखने की कोशिश करती, यानी कि चाहे उन्हें जितने में भी पैसा मिल रहा है, जो कि महंगे में मिल रहा होगा उस पर तो उनका जोर है नहीं, लेकिन वो उसको और महंगे में बेचे, मतलब और महंगे में दे, तो अब जब कंपनी बहुत ज़्यादा महंगे में आगे देगी, महंगे में लिए हुए पैसे को, और वो मार्जिन को बना के रखी कि भाई मैं इतना मार्जिन तो हम रखेंगे अपना, तो जाहिर सी बात है कस्टमर लूज करेगी, क्योंकि बाकी बैंक्स भी तो है ना, बाकी बैंक्स हैं जो ले जा लेंगे कस्टमर, जो ज़्यादा सस्ते में आपको अवेलेबल करा सकेंगे पैसे। तो ऐसे टाइम पे जनरली बैंक क्या करते हैं कि जो उनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि वो जो मार्जिन का जो गैप है उसको दाव पे लगाते हैं, ताकि उनके कस्टमर रहें उनके पास, क्योंकि अगर कस्टमर उनके पास रहेंगे, उन्हीं से फाइनेंस चलते रहेंगे, उनका अपना मार्केट शेयर रहेगा, तो वो पैसा तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट बाद में भी कमा लेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो अब मॉडर्न एज जो बैंकिंग है कुछ टाइम से, मतलब कुछ काफ़ी सालों से, ये सिर्फ अपने एनआईएम पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसे पहले था कि सिर्फ जो मार्जिन बैंक को मिलेगा बीच में वही बैंक कमाएगा। अब बैंक के पास इतने रास्ते हैं पैसे कमाने के, कि जो उसका मेन जो एनआईएम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसको वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहती है सर्टेन केसेस में, जब उसको लगता है कि मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है और पैसा इतना महंगा उन्हें मिल रहा है, कि अगर वो उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने मार्जिन्स को, तो वो कस्टमर लूज़ कर सकते हैं। कस्टमर लूज़ करने का मतलब है सीधे-सीधे आपके रेवेन्यू पे असर। तो रेवेन्यू अगर कम होने लगा, आपके कस्टमर कम होने लगेंगे, फ्यूचर के लिए पोटेंशियल आपका कम हो जाएगा। भले ही आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा पाओगे, है ना? लेकिन फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे अब आपने एक वो चोट झेल ली, कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे चोट झेल ली, आपने कस्टमर सही जो आप एक्वायर कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को आपने सही रखा, रेवेन्यू ग्रोथ को आपने सही रखा, तो रेवेन्यू इसका अभी ऑल टाइम हाई पे आ गया, 78,000 करोड़ पे। लेकिन ये जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था, ये आपका माइनस हो गया। तो इसको कहाँ से रिकवर करता है बैंक? कैसे बैंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अभी भी पहले से ऊपर पहुंच रहा है? तो वो पहुंचता है अपना अदर इनकम की वजह से। आजकल के जो बैंक है, आपको ये समझना होगा कि वो सिर्फ अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास अदर सोर्सेज बहुत सारे हैं कमाने के। अब अदर सोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आती है। पहले तो सबसे पहले तो बैंक सर्विस दे रहा है, तो बैंक अपने सर्विस चार्जेस अलग अलग तरीके के लेता है, वो सारे ही चार्जेस जो है बैंक के अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में है। फिर बैंक जो है काफ़ी सारे जैसे इंश्योरेंस हो गया, या इस तरीके के काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बैंक इन्वॉल्व है, जस्ट बिकॉज उसको अपनी अर्निंग्स बढ़ानी है, उसको पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना अपने उस मार्जिन के ऊपर जो उसको लेंडिंग से मिलता है, मतलब पैसा लेके उसको उधार दे के, जो उस मार्जिन है उस मार्जिन पे बैंक को नहीं डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि उस मार्जिन का भरोसा नहीं है। मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है बैंक के लिए कि अगर वो उस मार्जिन को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो वो कस्टमर लूज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा बैंक है। आप मतलब खुद प्रैक्टिकली देखो, अगर आपको एक बैंक को अगर 10% पे पैसा मिल रहा है, तो वो आपको वही 11% पे नहीं देगा, वो 12-15% पे आपको देगा, ताकि 2-3% का मार्जिन बीच में रखे। तो अगर वो 12-13% पे आपको पैसा दे रहा है, और वहीं एक दूसरा बैंक है, उसको भी 10% पे ही मिल रहा है पैसा, लेकिन वो आपको 11% पे दे रहा है, 12-13 पे नहीं दे रहा है, तो आप तो उससे लेना चाहोगे ना जो 11% पे आपको दे रहा है, तो इसका मतलब आप उसके कस्टमर बनना चाहोगे। तो ऐसा करके आपको पैसा लेंड करके आपको वो कस्टमर अपना बनाए रख रहा है बैंक। और जिन लोगों से बैंक ने पैसा लिया है, अगर उनको अच्छा रिटर्न नहीं देगा, मान के चलो ये एफडीज़ का है, अगर जिन लोगों ने एफडीज़ बैंक में रखी होगी, उन्हीं के पैसे को तो बैंक आगे दे रहा है। एक बैंक है जो आपको एफडी पे जो है 8-9% का रिटर्न दे रहा है, दूसरा बैंक है जो आपको 7% का दे रहा है, तो आप उस पे क्यों रखोगे अपनी एफडी? यानी कि फंड्स भी उन्हीं को ज़्यादा मिलेंगे जो ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं, ज़्यादा एफडीज़ पे रेट दे रहे हैं। तो दोनों ही केस में जो बैंक ज़्यादा अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, यानी कि
जब पैसा वो ले रहा है तो थोड़ा महंगे में ले रहा है, और जब कस्टमर को दे रहा है तो थोड़ा सस्ते में दे रहा है, तो मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ करना हो गया। तो जो बैंक उस मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो बैंक ही कस्टमर्स को अपने पास रख पा रहे हैं, नहीं तो दूसरों से कस्टमर चले जा रहे हैं। तो कस्टमर को रखने के लिए अगर लॉन्ग रन आपके पास विजन है, तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड बैंक को भी पता है, जब बात प्रॉफ़िट की है, तो इन्हीं कस्टमर से हमने अपना प्रॉफ़िट कमाना है। पर हमारा प्रॉफ़िट का ये सिंगल सोर्स ये थोड़ी है कि हम ये जो मार्जिन है इसी पे कमाएँगे। हमारे प्रॉफ़िट का तो सब इससे भी बड़ा सोर्स है हमारे अदर इनकम। अदर इनकम मतलब जो हमारी वेरियस लिस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे वो जैसे ट्रेडिंग वगैरह आजकल करवा रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये सारी क्रॉस सेलिंग करके जब बैंक्स इतने सारे प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए रखती है, तो बैंक का ये मेक श्योर हो जाता है कि उसका प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा है। अगर कस्टमर उसके पास है, तो कस्टमर से प्रॉफिट निकालने के उसके कई सारे तरीके हैं, ठीक है? तो इसीलिए अब आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी डेवलप हुई होगी, तो आपको समझ आ रहा होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। और सिर्फ यही बैंक नहीं है, आप बहुत सारे बैंक्स हैं, आप किसी का भी सर्च मार लेना, आप उनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखना, बहुत सारे तो कंटिन्यू लॉस में ही रहते हैं, लेकिन स्टिल अच्छे खासा नेट प्रॉफिट पे या प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अदर इनकम उनकी अच्छी खासी है। और अदर इनकम आने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये थोड़ी है कि वो मतलब उनका अदर इनकम तो आनी ही आनी है। रीज़न इसी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंसिंग प्रॉफिट में मार झेली, कस्टमर रिटेन करने के लिए कि कस्टमर उनका बना रहे, इसलिए उन्होंने फाइनेंसिंग प्रॉफिट कुर्बान करने की कोशिश करी। इसीलिए जब उनका कस्टमर बना रहा, तो उन्हीं कस्टमर्स को तो क्रॉस सेल करके उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया ना, कि ये अदर इनकम जो बनाई है, ये उन्हीं कस्टमर्स को क्रॉस सेल करके तो बनाई है, जो 32,000 करोड़ से 37,000 करोड़ हो गई है। अब ये मत देखो कि पैसा किस तरीके से निकाला जा रहा है। अगर कोई और ही तरीके से बैंक पैसा कमा रहा होता, पूरा टोटली डिफरेंट, तो मुझे समझ में आता कि भाई उस तरीके का कोई वो नहीं है, कोई बेस नहीं है कि कब तक वो सस्टेन करेगा। लेकिन यहाँ पे जब बैंक पैसा कमा रहा है, तो उसी जो उसका प्राइमरी बिज़नेस माना जाता है, कस्टमर्स एक्वायर करना और उन कस्टमर से पैसा कमाना है उस मार्जिन के बेसिस में। तो भले ही उन मार्जिन के बेसिस पे नहीं कमा रहा, लेकिन कमा तो उन्हीं कस्टमर से रहा है ना, जो उसने एक्वायर करे हैं, जो उसने सस्ते में लोन देके और महंगी एफडियाँ देके, मतलब अच्छा रेट एफडीज़ पे देके जिन कस्टमर्स को उन्होंने एक्वायर किया है, उन्हीं कस्टमर्स को तो आगे क्रॉस सेल करके पैसा कमा रहा है। तो इवेंचुअली अपना कस्टमर बेस अगर उसके पास अच्छा है, अच्छा उस पे ट्रस्ट उस कस्टमर का उस बैंक पे बिल्ट है, तो कस्टमर जो है अपनी सारी सर्विसेज कोशिश करता है कि उसी बैंक से ले जिस बैंक पे उसका ट्रस्ट है। तो जब वो सारी सर्विसेज अपना उसी बैंक से लेता है, तो बैंक का कमाना उसमें बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बैंक तो कमाएगा ही। अब वो इनकम जो है वो यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट होके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क क्या पड़ा? ओवरऑल आप देखो ना, ओवरऑल क्या प्रॉफ़िट में कोई कमी है? नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ तब समझ में आती है जब आप इन डेप्थ किसी इंडस्ट्री को जानते हो कि वो फंक्शन कैसे करती है। खासकर इस केस में बैंकिंग इंडस्ट्री। जब आपको पता ही नहीं है वो फंक्शन कैसे करती है, तो आपको कोई भी कुछ भी पढ़ाएगा कि भैया यहाँ पे ये देखो फाइनेंशियल प्रॉफिट चला गया तो मतलब बैंक गया, मतलब खराब हो गया। तो आप उसकी बात को सच मान लोगे, लेकिन आपको समझ है कि भैया आजकल के जो मॉडर्नाइज्ड बैंक हैं, वो टोटली एनआईएम पे लाए नहीं करते हैं। उनका मेन आप समझो, क्योंकि मैं खुद एक बैंक में हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन हमारा उद्देश्य ही ये होता है कस्टमर को बना के रखना, कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करके रखना। क्योंकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचने के लिए कि अगर हम मार्जिन में कहीं न कहीं मार खा जाएँगे, क्योंकि मार्जिन में मार खाना पड़ेगा ही आपको, नहीं तो आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि सब जगह वही पैसा है, सब वही पैसा उठा रहे हैं और सब वही पैसे को दे रहे हैं। तो जब वही पैसा लोग महँगे में उठाएँगे और सस्ते में देंगे, तो फिर तो मार्जिन में तो मार पड़ेगी ही ना। और महँगे में पैसा उठाने के वजह से आप कस्टमर एक्वायर करोगे, सस्ते में पैसा उठाने की वजह से आप कस्टमर एक्वायर करोगे। तो कस्टमर को एक्वायर करना एक मेजर पार्ट होता है इस गेम का, क्योंकि कस्टमर आपके पास है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अदर इनकम में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कस्टमर को बेच सकते हो। और अगर आप इसको आप समझ गए हो कि कैसे ये एक ही चीज़ है, ये ओवरऑल प्रॉफिट इस बैंक का, तो ओवरऑल आप देखोगे तो ईपीएस इसका 22.73 यानी 22.17 से 22.73 हो गया है, बढ़ गया है। टोटल नेट प्रॉफिट बढ़ गया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ गया है, हर चीज़ इसकी बढ़ गई है। यानी कि चीज़ें इम्प्रूव हुई है, खराब नहीं हुई है। और स्टॉक का प्राइस देखो कहाँ पे आया है, 1480 पे। अब आप खुद सोचो कि क्या लॉजिकली ये जस्टिफाइड है कि 1480 पे ये प्राइस रहे, जहाँ पे ये जनवरी 2021 में था। अब जनवरी 2021 का प्रॉफिट आप देखो, जनवरी 2021 दिसंबर, ये दिसंबर तक का है, पर आप चलो कोई बात नहीं, ये मार्च 2021 का ही आप देख लो। मार्च 2021 का 8,400 करोड़ का प्रॉफिट है। 8 का 16, मतलब 16 से भी डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट इसका नेट प्रॉफिट हो चुका है कंपनी का, मतलब नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा कमा रही है। और फिर भी लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये तो फॉल आने था क्योंकि रिजल्ट बेकार है। अरे भाई कहाँ बेकार है, आप खुद समझो ना रिजल्ट को, कहाँ बेकार है? कंपनी का वो वाला प्राइस मिलेगा अभी जहाँ पे वो 8, मतलब इससे आधा प्रॉफिट बना रही थी, या इससे ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अब आप बोलोगे जब मिलना चाहिए तो मिल क्यों नहीं रहा? देखो क्या होता है, मिलेगा, लेकिन
ऐसे नहीं मिलता मार्केट में, इतना आसान नहीं है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो उसका स्टॉक प्राइस ग्रो कर जाएगा, नहीं। ये फॉर श्योर है जो कंपनी ग्रो करेगी उसका स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा, ये फॉर श्योर है। बट सारा गेम यहाँ है टाइमिंग का, किस टाइम पे वो चीज़ होगी, क्योंकि अभी तुरंत वो चीज़ नहीं हो रही है, अभी ये हो गया है सस्ता, यहाँ से पैनिक में लोगों से बिकवा दिया गया। अब ये बड़े प्लेयर्स का यही काम है, पैनिक में लोगों से बिकवा दिया, अब यहाँ पे वो माल भर लेंगे अच्छा खासा, अच्छी खासी कंपनियाँ अच्छी खासी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और कुछ दिनों बाद आप ही लोग देखना इस प्राइस पे अभी अवेलेबल है ना, मतलब अपने इस सपोर्ट के आसपास आ गई है कंपनी 1450 वाले सपोर्ट पे, कुछ ही महीनों बाद आप देखना क्या ये कंपनी यहाँ से नीचे की तरफ जाती है, क्या ये साइडवेज जाती है, या यहाँ से ऊपर जाके अपने 1700 टारगेट को फिर से टच करती है। ये सब कुछ ऐसा तो मैं कोई चीज़ आपको बता नहीं रहा हूँ जो आप खुद नहीं मॉनिटर कर सकते कुछ टाइम बाद। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप खुद ही देख लोगे कुछ टाइम बाद ये और फॉल कर जाएगी कंपनी। अगर मैं सही बता रहा हूँ तो आप खुद ही देख लोगे ऊपर वाले टारगेट को टच कर जाएगी। बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसे सब पैनिक वाली चीज़ें इसमें नहीं है। आपको बस अब धैर्य बनाए रखना है और अपने जो आपने कैलकुलेशंस की है, जो आपने रिसर्च की है, उस पे भरोसा रखना होता है। अगर आप सही दिशा में हो, उस इंडस्ट्री को अच्छे समझते हो, तो ये टीवी पे, न्यूज़ में जो भी बता रहे हैं ये, या फिर यूट्यूब में भी बहुत से लोग जो बता रहे हैं कि कंपनी में ये दिक्कत आ गई, उनकी आपको सुनने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपका खुद का एनालिसिस इनफ होता है किसी कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए। तो इतना ही इस वीडियो में है फिलहाल एचडीएफसी बैंक के लिए। बाकी मेरी सीरीज़ चल रही है एक जर्नी टू 100 करोड़ वाली, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो देख लें अच्छे से। और अगर आपको वो समझ में आती है, आपको लगता है मैं उसमें जो बोल रहा हूँ वो सेंस बनाता है, और आप भी उन चीज़ों से कहीं ना कहीं जो है इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ आपका भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट जो है माइंडसेट का उन्हीं पैरेलल पाथ्स में है जैसा मेरा है उन वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस के नीचे ही मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जर्नी टू 100 करोड़। आप साथ में वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम साथ में सब लोग ग्रो कर सकें, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं है। मैं खुद उस ग्रुप को मैनेज कर रहा हूँ आजकल, और मैं चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें ताकि हम वो सही सही लोग छांट सकें जो सेम माइंडसेट के लोग हैं और सेम तरीके से मार्केट को समझते हैं, उस अनबायस्ड तरीके से, जो न्यूज़ पे नहीं डिपेंडेंट होते हैं, जो इन चीज़ों पे नहीं डिपेंडेंट हो कि दूसरों ने क्या कहा, जो अपने रिसर्च अपने एनालिसिस पे भरोसा रखते हैं, उन लोगों की मुझे उसमें ज़रूरत है। तो आप वो वीडियोस भी देखिए, और उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग, और कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बाय किया है तो आपके सामने स्टॉक है, देखो अगर लगता है अपॉर्चुनिटी है तो बाय करो। बाकी तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब कौन ही इसको ऐसे पोजीशंस पे नहीं बाय करना चाहेगा। बाकी सब आपके पास है, रिजल्ट आपके पास है, और टारगेट आपके पास है 1700 तक। कुछ टाइम में देखते हैं स्टॉक जाता है नहीं जाता है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।